मेरे प्रिय आत्मा, द जर्नी ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड का तीसरा दिन और ध्यान के सेशन में सभी मित्रों का पुनः बहुत बहुत स्वागत है। आज सुबह हमने देववाणी ध्यान किया। उसके बाद एक सेशंस में आपसे बातचीत की कि हमें ये थोड़ा आगे आगे आ जाए, थोड़ा पास आ जाए। सेशन में बातचीत की कि क्या वाकई में दिव्य आत्माएं, कुछ स्पिरिट गाइड कुछ होता है। आपसे जाना, आपके अनुभव शेयर किए और आपने बताया कि हाँ, बहुत जीवन में ऐसी घटनाएं घटी कि जब दिल ने साफ कहा कि हाँ, किसी स्पिरिट सोल ने, किसी स्पिरिट गाइड ने, किसी आत्मा ने हमें बचाया और जिसके कारण हम जीवित हैं। उसके बाद ध्यान किया, ध्यान में और अपनी स्थिति को बेहतर किया। ऐसे तो हम संतों को खूब सुनते रहते हैं, ओशो को भी खूब सुनते रहते हैं, लेकिन क्या बात है कि सुनते हैं या तो सो जाते हैं या सुनने के बाद कोई बात भीतर उतरती नहीं है। बात तो वो बार बार वही कह रहे हैं, उतरती क्यों नहीं है? क्योंकि अंदर स्पेस नहीं है, अंदर खालीपन नहीं है। अंदर पहले ही इतना सब कुछ भरा हुआ है कि वो ऊपर से आता है तो अंदर ही नहीं जा पाता, ऊपर ही ऊपर तैरता वो निकल जाता है। लेकिन जैसे ही आप ध्यान करते हैं, साधना में होते हैं, शिविर में होते हैं, तो आप देखते हैं कि थोड़ा स्पेस बनना शुरू होता है, हमारे विचार कम होते हैं। इसीलिए वो बात जो आप घर पर बैठे नहीं समझ पा रहे थे, खूब कोशिश कर रहे थे, तुरंत शिविर में आते हैं और एक दो दिन में बात समझ में आने लगती। वो इसलिए आने लगती है कि भीतर से कुछ स्पेस बना, कुछ विचार शांत हुए और आपने जगह दी कि कुछ अच्छे वचन, कुछ अच्छी बातें अब एंटर कर जाए। इसलिए बार बार ध्यान कराते हैं, फिर कुछ बातचीत करते हैं, फिर ध्यान कराते हैं कि हो सकता है कोई क्षण, कोई बात अंदर चली जाए। पूरे शिविर के अंदर अगर एक लाइन भी आपके अंदर चली गई, एक लाइन ने आपको पकड़ लिया, एक शब्द ने आपको पकड़ लिया कि हाँ, बस ये बात समझ में आ गई, और सब अपने अपने हिसाब से ही पकड़ेंगे, तो पूरा जीवन आपका बदल सकता है। एक लाइन की बात कर रहा हूं, ओशो को तो एक एक वचन ही रहा है, हम तो पूरा लेक्चर ही सुन लेते हैं, लेकिन उसमें से एक शब्द भी पकड़ में आ गया, या 3 दिन के शिविर के बाद एक बात समझ में आ गई कि भाई ये इसको नंबर 1 पे रखना है। और वही आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग है कि 3-4 दिन के शिविर के बाद कोई बात आपके मन में, अवचेतन मन में चली जाए, और एक बार वो बात चली गई, फिर आप जब घर जाएंगे कुछ भी करते रहेंगे, लेकिन अवचेतन मन, अनकॉन्शियस माइंड वो खींचता रहेगा बार बार आपको, भाई ये मुझे करना है, ये मुझे करना है, ये मुझे करना है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, खींचे चले आओगे या उस काम में लग जाओगे। तो जो मेहनत हम 1 महीने घर पर बैठकर ध्यान में करते हैं, शिविर के माध्यम से, क्योंकि सुबह से लेकर शाम तक ध्यान पे ध्यान, ध्यान पे ध्यान कर रहे हैं, तो बहुत अंदर की स्थिति हमारी अच्छी हो जाती है। घर पर क्या है, 1 घंटा ध्यान किया, फिर पूरे संसार में लग गए, फिर अगले दिन सोचा चलो भाई 1 घंटे फिर ध्यान कर लें, तो जितनी स्थिति थोड़ी अच्छी हुई, फिर परिस्थितियां ऐसी हैं चारों तरफ की कि फिर हमारा एनर्जी लेवल डाउन हो जाता है। तो इसलिए पुराने समय से ही एक प्रथा रही गुरुकुल्स की या शिक्षा की या शिविर्स की, कि जिससे कि लोग कुछ समय के लिए अपने संसार परिवार को छोड़कर आए और उसके बाद उनकी कुछ आध्यात्मिक उन्नति हो। अभी हम आपको जो ध्यान करा रहे हैं, क्योंकि कुछ नए साधक भी हैं जो पहली बार आए हैं, कुंडली ध्यान आपको कराते हैं, जो ओशो का बहुत ही
प्रसिद्ध ध्यान है, सब लोग उसको करते भी हैं। तो उस ध्यान को सब व्यक्तियों को आना चाहिए। यह ध्यान ऐसा है कि इसको आप घर पे कर सकते हैं, अकेले भी कर सकते हैं, और इसमें बहुत आसानी से, अगर मन की स्थिति खराब है तो बहुत आसानी से बैलेंस हो जाती है, तेजी से। जैसे डायनामिक है, वो भी बहुत अच्छा ध्यान है, लेकिन उसको घर में करते हुए थोड़ी अड़चन होती है। उसमें कोई एक दो लोग चाहिए, या फिर आसपास ऐसा वातावरण चाहिए कि जिससे किसी को दिक्कत ना हो। तो उनके लिए दूसरा ऑप्शन आता है कुंडली ध्यान, कि जिसमें वो चुपचाप इस ध्यान को करें और देखेंगे कि सब उनकी जो निगेटिव एनर्जी है वो रिलीज होगी। कुंडली ध्यान का क्या मतलब है? कुंडली शब्द कहां से आया? कुंडली शब्द आया है कि जब पुराने समय में संत गुरु अपने शिष्यों को उपदेश देते थे, तो कहते थे कि भाई ध्यान करो, या सामायिक में बैठो, या मौन में बैठो। तो शिष्य पूछते थे कि भाई क्या होगा, शांत बैठे, मौन बैठे? तो कहते थे कि कुछ ऊर्जा ऊपर की तरफ चढ़ेगी। ऊर्जा तो हम कह रहे हैं, उस समय तो ऊर्जा शब्द को कोई जानता नहीं था। तो वो कहते थे कि भाई जैसे हमारे घर में चूहे पाए जाते हैं घर घर में, ऐसे उस समय घर घर में सांप पाए जाते थे। तो गुरु शिष्य को कहता है कि जैसे सांप कुंडली मार के बैठता है, ऐसे ही तुम्हारी जो अंदर की जीवन ऊर्जा है वो कुंडली मारकर मूलाधार चक्र पर बैठी हुई है। और जैसे ही सांप आनंदित होता है, नृत्य करता है, तो उसकी क्या स्थिति होती है? बताओ क्या स्थिति होती है? खड़ा हो जाता है। फन तो लहराता ही है, लेकिन वो अपनी पूंछ के आखिरी हिस्से पे सीधा खड़ा हो जाता है, ऐसे। तो कहते हैं कि ऐसे ही आपकी ऊर्जा कुंडली मारकर बैठी हुई है, लेकिन अगर उसको ध्यान के द्वारा जगाया गया तो वो आपके चक्रास को भेदती हुई सीधे आपके चक्रों को संतुलित करती हुई आपके सहस्त्रधार चक्र पर पहुंच जाएगी। और जैसे वो आनंदित हुआ सांप, नृत्य किया उसने, ऐसे ही आपके जीवन में भी आनंद आएगा, नृत्य आएगा। तो समझाने के तौर पे इस तरह के उदाहरण एक गुरु को अपने शिष्य को देने पड़ते हैं। समय के साथ साथ परिस्थितियां बदलती हैं, शब्द वही पुराने होते हैं, तो कई बार व्यक्ति उन पुराने शब्दों को समझ नहीं पाता है। इसीलिए क्यों कहा गया है कि जब कोई सामने संत होता है तो उसकी बात बिल्कुल नई क्यों लगती है? क्यों? क्योंकि वो पुराने तरीके से, पुराने शब्दों को नहीं पकड़ना चाहता। वो बिल्कुल नए तरीके से अपने सामने लोगों को देख के बात करना चाहता है, हर व्यक्ति। और यही पता लगता है कि क्या वो पंडित है या उसके पास अनुभव है। पंडित जो होगा वो पूरी की पूरी वही बातें आपको बता देगा जो जो उसने कहीं से पढ़ी हैं, सीखी हैं, समझी हैं। उससे सिर्फ आपके ज्ञान में बढ़ोतरी तो होगी, लेकिन आप भीतर से कोई बहुत गहराई अनुभव नहीं करेंगे। और एक व्यक्ति अपने अनुभव से कोई बात कहता है, भले ही वो बात बिल्कुल अटपटी लग रही हो, लेकिन वो भीतर तक आपको जोड़ती है, भीतर तक आपको कहीं ना कहीं हिलाती है। तो कुंडली शब्द आया कि कैसे सांप कुंडली मार के बैठा है, ऐसे ही हमारी ऊर्जा भी कुंडली मारकर बैठी हुई है। उसको जगाना है जिससे कि वो अपने चक्रास के ऊपर जाए। ये भी जो मैं कुंडली की परिभाषा दे रहा हूं, ये मैं अपनी परिभाषा दे रहा हूं। ऐसा मत सोच लेना कि अब इसको खोज में लग गए कि ओशो ने क्या है कहा है कुंडली के ऊपर। ओशो ने कुछ और ही कहा होगा। तो इसलिए ये मैंने समझा, जब मेरे दिमाग में ऐसा आया और मैंने कहीं सुना, पढ़ा, कुछ मुझे लगा कि इस बात से सामने वाले व्यक्ति को अच्छे से समझाया जा सकता है। अगर मैं ये सोच के आपसे बातचीत करूं कि ओशो ने क्या कहा, तो मुझे एग्जैक्टली चुप हो जाना पड़ेगा। मैं जितनी भी बात कह रहा हूं उसमें अगर मैं एक बात भी ये कह दूं आपसे कि ये बात ओशो ने कही, तो असल में
मैं अपने गुरु के प्रेम में नहीं हूं, क्योंकि ओशो को समझने के लिए ओशो जैसा स्तर ही चाहिए। हम ये कह ही नहीं सकते कि ओशो ने ये बात कही है। हाँ, उनकी बात सीधी आप तक पहुंच रही है लेक्चर में, तो आपके उनके बीच का मामला है कि आपने उनसे क्या समझा। लेकिन अगर मैं कहूं कि ऐसा वो कह रहे थे, तो हो सकता है 99% मौके पे वो ऐसा कह ही ना रहे हो। क्योंकि जब कोई मास्टर बोलता है, उसके शब्द नहीं काम करते, उसका ओरा, उसका बैठना, उसकी मुद्राएं, उसकी एनर्जी, उसकी आंखें सब काम करती है। इसीलिए ओशो के साथ इतने लोग बैठे और बहुत अच्छी स्थिति में पहुंच गए। इसीलिए तो कहते हैं लाइट एंड मास्टर के साथ बैठने का क्या मजा है। जो लोग खुले थे और जो लोग उस समय भी सो रहे थे, वो आज भी सो रहे हैं। ओशो खुद कह रहे हैं, बुद्ध आए, महावीर आए, जिन्हें सोना है वो तो सोते ही रह जाएंगे। तो आज कुंडली ध्यान के माध्यम से हम फिर अपनी स्थिति को और अच्छा करेंगे। 1 घंटे का ध्यान है। पहला चरण 15 मिनट के लिए खड़े होकर, पहले चरण में बाहर का म्यूजिक चलेगा, उस म्यूजिक की चोट आप अपने मन पे होने दें। ढम 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 कुछ ऐसा म्यूजिक चलेगा। अगर आपने म्यूजिक को बड़े प्रेम से सुना और उसकी चोट अपने ऊपर होने दी, तो धीरे धीरे कहीं ना कहीं आपके शरीर में कंपन शुरू हो जाएगा। शुरू हो जाएगा, करना नहीं है। इस फर्क को समझ लें, शुरू हो जाएगा। क्योंकि कल से आपकी संवेदनशील इंद्री को बार बार कह रहा हूं, सुनो सुनो सुनो। तो जब कुंडली ध्यान का म्यूजिक सुनेंगे तो कहीं से एकदम चोट होनी शुरू होगी। कंपन क्यों होगा? असल में कंपन तो हर समय हो ही रहा है हमारे शरीर में। आप देखो, जैसे ही आप सोचना शुरू करते हो तो कहीं ना कहीं नसें हिलनी शुरू हो जाती हैं आपकी। आपने सोचना शुरू किया, और कुछ नहीं तो आंखों की पुतलियां तो हिलनी शुरू हो जाती हैं। यहां तक कि आपकी पूरी रात आंखों की पुतलियां हिलती रहती हैं, क्योंकि आप सोचते रहते हो, सपने देखते रहते हो। तो कुंडली ध्यान के पहले चरण में म्यूजिक की चोट अपने ऊपर होने दें और आप देखेंगे कि कंपन शुरू हो गया। जैसे कि हल्का हल्का गर्दन हिलनी शुरू हुई। बस आपको उसको रोकना नहीं है, और धीरे धीरे अगर वो कंपन एक अंग में है, उसको होने दें। धीरे धीरे शरीर में फैल रहा है तो फैलने दें, नहीं फैल रहा है तो ना होने दें। ध्यान में जितना सहजता से प्रवेश करेंगे और अपना रास्ता खुद बनाने की कोशिश करेंगे, उतना गहरा जाएंगे। अगर ध्यान में आपने ये सीख लिया कि ऐसे ऐसे करना है, वो फिर आपकी एक्सरसाइज है। ध्यान में कोई व्यक्ति आपकी शुरुआत करा सकता है। मैं आपको बता सकता हूं ऐसे ऐसे चरण है, लेकिन जैसे ही गाड़ी चलेगी सब अपने अपने रास्ते पर निकल जाएंगे। तो इसलिए उस समय ये फिक्र मत करना कि दूसरा क्या करना है और उसको मुझे कॉपी करना है। आप अपने रास्ते पे जो हो रहा है उसको बस होने देना। तो पहला चरण 15 मिनट के लिए कंपन को होने दें। दूसरा चरण, बाहर का संगीत बदलेगा। अब वो जो कंपन के द्वारा हमारा ऑरा क्लीन हुआ, निगेटिव एनर्जी निकली, जैसे कपड़े को झाड़ते हैं ऐसे कुछ हमारा क्लीन हुआ। और ये तो सब जानते ही हैं कि शरीर के चारों तरफ प्रकाश होता है। जैसे ही अपने शरीर को हिलाते हैं, अंदर से स्वच्छ ताजा प्रकाश ऑरा फैलता है और पुराना प्रकाश निकलता है, बैड एनर्जी निकलती है। दूसरे चरण के अंदर संगीत की धुन पे अपने शरीर को छोड़ दें, झूमें, नाचने दें। अब नाचना कैसे है? नाचने का मतलब यह नहीं कि आपको कोई स्टेप डिजाइन करना है। नाचने का मतलब यह है कि छोड़ दें। जैसे पियक्कड़ होता है, इधर डोलता है उधर डोलता है, गिर भी जाए तो चोट नहीं लगती है। आप नाचते हुए गिर जाए तो हड्डी टूट जाएगी, लेकिन पियक्कड़ जो है वो रोज नाली में गिरता है, फिर उठ के चल देता है और धड़ाम से गिरता है। और लोग देखने वाले भी कहते हैं, भैया ये कल गया तो कल तो इसका चेहरा दिखाई नहीं देगा, और कल वही सूट बूट टाई वाई लगा के और आपके सामने बैठा हुआ दिखाई देता है।
वो कहीं निशान नहीं, कोई चेहरे पे भी कोई निशान नहीं कहीं। क्यों भाई? क्योंकि उसने अपने आप को रोका नहीं, गिर रहा है तो गिर गया, क्योंकि इतनी होश ही नहीं है कि रोके कैसे। तो दूसरे चरण में संगीत की धुन पे अपने आप को छोड़ दें, जो भीतर से आ रहा है, कोई स्टेप का ख्याल मत रखें। जिस नृत्य को क्यों इतना प्रमुख कहा गया है कि जैसे ही आप छोड़ देते हो अपने आप को, आपके शरीर में, हाथों में, गर्दन की मुद्राएं बनने लगती हैं तरह तरह की, और हर मुद्रा के साथ आपकी एनर्जी रिलीज होने लगती है। कभी ऐसे कर रहे हो, कभी ऐसे कर रहे हो, कभी गर्दन हिल रही है, हजारों मुद्राएं आपकी बन जाती हैं जो अंदर से आ रही हैं। इसलिए आप किसी भी नृत्य में, संगीत के बाद रिलैक्स महसूस करते हैं। मैं आपसे कहूं ये वाली मुद्रा लगा के बैठ जाए, हो सकता है आप तो फिट ही ना बैठ रही हो। तो नृत्य का मतलब यह है कि अंदर से संगीत की धुन पर जो मुद्राएं हमारा शरीर ले रहा है, उसको क्रमबद्ध तरीके से हमने होने दिया। और आप देखेंगे कि जैसे जैसे म्यूजिक चलेगा, आप थकेंगे नहीं, बल्कि आपको मजा आएगा उसके अंदर। लेकिन आपने अगर स्टेप डिजाइन किया, आप थक जाओगे। आप गरबा करते हो, आधा घंटे घंटे बाद हाफने लगते हो, अरे बस थोड़ा आराम कर लें फिर शुरू करेंगे। लेकिन अगर वो म्यूजिक आपके भीतर से आ रहा है, कोई स्टेप नहीं है उसके अंदर, स्टेप का मतलब माइंड का इस्तेमाल नहीं है, तो आप बिल्कुल झूमते रहेंगे, और जितना झूमेंगे उतना देखेंगे कि एनर्जी बढ़ रही है, आनंद आ रहा है, थकान नहीं हो रही है, बल्कि जो थकान थी वो खत्म हो गई। अगर नृत्य करने के बाद थकान आ रही है तो समझना कि आपका माइंड आपने इस्तेमाल किया। तो इसलिए जब वाइट रोब भी करें तो उसमें भी इस चीज का ख्याल रखें शाम को कि बस छोड़ दें, क्योंकि माइंड हर चीज में माइंड लगाना चाहता है। आंखें बंद करें, जो अंदर से आ रहा है बस होने दें, और आप देखेंगे कि एकदम ताजगी आनी शुरू। तो दूसरे चरण में 15 मिनट के लिए अपने शरीर को संगीत की धुन पे छोड़ दें। तीसरा चरण, शांत बैठ जाएं, कुछ भी ना करें, अपनी इंद्रियों को संवेदनशील रखें। संवेदनशील से मतलब बैठ जाएं, अपनी सबसे पहले श्वास को देखें, क्योंकि श्वास को देखना बहुत आसान है। श्वास आ रही है, जा रही है, 2-3 मिनट, 5 मिनट बाद श्वास आपकी छोटी हो जाएगी, ऐसी हो जाएगी कि अब पकड़ में नहीं आ रही है। अब क्या करोगे? यहां तक के तो आप पहुंच गए। अब तुरंत अपनी ऊर्जा को कानों पर ले आओ, सुनो। सुनते सुनते बाहर का पहले संगीत सुनाई देगा, सुनते सुनते एक स्थिति आएगी कि भीतर का एक संगीत भी पकड़ में आने लगेगा, जिसको अनहद नाद कहा गया है, जिसको ओंकार की धुन कहा गया है। बस अब उसको आपने पकड़ लिया, तो धीरे धीरे जैसे उसको पकड़ा, अब उससे आपको खूब खूब गहराई मिलनी शुरू हो गई। 10 मिनट, 15 मिनट के इस चरण में पहले बाहर की आवाजें सुनो, और फिर चुपचाप जिनको पकड़ में आ रही है भीतर की आवाज, वो उसको पकड़ लें। जिनको नहीं पकड़ में आ रही है, वो बाहर की आवाजें सुनते चले जाए, क्योंकि मन को किसी जगह लगाना पड़ता है, वरना मन भाग जाता है इधर उधर। तो तीसरे चरण में हमने श्रवण को माध्यम बनाया, सुनने को माध्यम बनाया, और 15 मिनट उसको दिए। अंतिम चरण में चुपचाप शांत बैठने का मन हो बैठ जाएं, लेटने का मन हो लेट जाएं। अब उस समय क्या करें? सबसे पहले अपनी एक पोजीशन बनाएं कि जिसमें आप अगले 10 मिनट के लिए बिना हिले डुले रह सकें। पहली बात, चाहे वो बैठ के हो चाहे लेट के हो, जैसे ही आपका शरीर स्थिर हुआ, और जागे हुए तो हो और शरीर स्थिर हो गया, तो ऊर्जा कहां जाएगी? सीधी मन पे चोट करेगी आपकी। तो मन में विचार शुरू होंगे, तुरंत श्वास की डोर पकड़ लो कि मन में विचार आ रहे हैं और चेतन मन की दबी हुई चीजें जाग रही हैं, तो श्वास को रिदमिक, जैसे ही आप श्वास को देखते हो, श्वास लयबद्ध होने लगती है, और आप धीरे धीरे देखा होगा आपने कि श्वास छोटी हो गई। ना, फिर मैं कहता हूं नाभि पे देखो, जैसे नाभि पे आते हैं तो श्वास बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है, जीरो हो जाती है। शरीर स्थिर हुआ, श्वास नॉर्मल हुई, तो मन के जो विचार हैं
वो धीरे धीरे आएंगे जाएंगे, आएंगे। और जल्दी मत करो, ऐसा मत सोचो कि ये विचार क्यों आ गया, हम तो ध्यान कर रहे हैं, बल्कि उसको होश के साथ देखो और अंदर से को अच्छा है आ रहा है। अभी हम क्या कहते हैं, बुरा है आ रहा है, उसको को अच्छा है आ रहा है, क्योंकि अंदर पड़ा हुआ है तभी तो आ रहा है। बस उसको जवाब ना दे, उसको जवाब ना दे। हम क्या है कि कोई विचार आया, उसके साथ जवाब देते हुए उसके साथ कहानी शुरू कर देते हैं। बस इतनी होश रखनी है। होश कितनी रखनी है कि जैसे विचार आया और उसने हमसे जवाब मांगा कि कहो क्या कहते हो, तो उसको कहो नेक्स्ट, जाओ दूसरा। जैसे पेशेंट को कहते हैं ना नेक्स्ट, उसको कहो नेक्स्ट, भाई तुम जाओ दूसरा हो, नेक्स्ट। बस ये जो इस समय आप अवेयर हो गए तो आप कला जान गए कि धीरे धीरे थोड़े बहुत पेशेंट आएंगे, थोड़े बहुत विचार आएंगे, फिर वो रुक रुक के पेशेंट आने लगेंगे। फिर थोड़ी देर ऐसी स्थिति होगी कि काफी काफी देर में विचार आ रहे हैं। बस वो जो निर्विचार अवस्था बीच में बन रही है, फिर विचार आ रहा है, वहीं से आपको शांति का, आनंद का अनुभव होगा। क्यों अनुभव होगा? क्योंकि उस क्षण आप एक प्योर एनर्जी हैं, भले ही शरीर में है, लेकिन सिर्फ एक प्योर एनर्जी है, क्योंकि आपका मन पूरी तरह शांत हो गया, शरीर स्थिर हो गया, तो एक एनर्जी के रूप में आप हैं। तो प्रकृति की तुरंत एनर्जी आपसे मैच कर जाती है। ये समझो कि हम एक लोहे का छोटा सा टुकड़ा है और बाहर बहुत बड़ी चुंबक लगी हुई है और उस लोहे के टुकड़े पे जंक लगा हुआ है। ध्यान के द्वारा हमने थोड़ा सा जंक उसका साफ कर दिया, तो वो चुंबक की रेंज में आ गया और चुंबक ने उसको खींच लिया। जितनी देर हम उस प्योर एनर्जी के साथ रहे, उतनी देर के लिए उस लोहे के टुकड़े में मैग्नेटिक पावर आ गई। और बार बार अगर उस चुंबक से मिलने लगे तो कुछ दिनों बाद उस लोहे का टुकड़ा भी मैग्नेटिक हो जाता है। अब देखते हो ना, वो भी चीजों को खींचने लगता है। इसलिए जो व्यक्ति खूब खूब ध्यान में या प्रकृति की एनर्जी में जाने लगता है, उसके अंदर एक मैग्नेटिक पावर आ जाती है कि वो लोगों को खींचने लगता है, लोगों को जोड़ने लगता है, लोग उसके पास बैठ के शांति का अनुभव करते हैं। ये मैग्नेटिक पावर जैसे जैसे आपकी बढ़ेगी तो आप देखेंगे आपके रिलेशन अच्छे हो गए, आपके संबंध मधुर हो गए, आपके बिजनेस में, आपके परिवार में सब लोग आपसे जुड़ने लगे। अभी तो इसलिए जुड़ते हैं क्योंकि आप बड़े हो, आपको रेस्पेक्ट चाहिए, तो सामने तो रेस्पेक्ट करते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर तो बहुत चीजें चल रही होती हैं। लेकिन जैसे ये मैग्नेटिक पावर आई तो परिवार में जाओगे तो कुछ कहना नहीं पड़ेगा किसी को, आपकी मैग्नेटिक पावर, आपका ओरा खुद ही दूसरे व्यक्ति को शांत कर देगा और आपके करीब ले आएगा। तो इसलिए ध्यान का असर खाली ये मत सोचे कि हम खुद को शांत कर रहे हैं, पूरे परिवार के जो लोग हैं, हमारे उस एनर्जी का, हमारे उस ओरा का उन पे प्रभाव पड़ता है। भले ही थोड़ा समय लगे, जैसे जैसे हमारी पावर बढ़ेगी फर्क पड़ता ही है। घर का एक व्यक्ति भी ध्यान में लग गया तो कहीं अलग से कथा और कहीं अलग से कुछ क्रियाकांड की जरूरत नहीं है। एक व्यक्ति घर में बैठ के ध्यान करने लगे, पूरे ध्यान घर की वाइब्रेशन चेंज होने लगती। तो कम से कम एक व्यक्ति ने तो शुरुआत की। तो ये कुंडली ध्यान के माध्यम से प्रकृति का सानिध्य, कोई हवा नहीं, कोई पंखा नहीं, और असल में तो शिविर ऐसे ही होने चाहिए कि बिल्कुल नेचुरल प्लेस पे और एकदम नेचर के करीब। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि शिविर में 1 या 2 सेशन बिल्कुल नेचुरल प्लेस पे हो जाए। थोड़ी दिक्कत होती है बैठने में, लेकिन प्रकृति से ही जुड़ना है और प्रकृति से दूर रह के साधना करेंगे तो कितना मुश्किल हो जाएगा। तो इसलिए इस अवसर का खूब खूब लाभ लें। तो इस तरह से हम कुंडली ध्यान शुरू करेंगे। मैंने आपको चरण बता दिए हैं। पहला चरण कंपन होने दें 15 मिनट के लिए। दूसरा चरण संगीत की धुन पे अपने आप को छोड़ दें। और जरूरी नहीं है कि आप यहीं रहें, आप कहीं भी इधर उधर जाके पूरा ध्यान कर सकते हैं। और ये भी चिंता मत करें कि यहीं बैठना है। अरे मिट्टी है, मिट्टी में हम भी तो मिट्टी हो जाने वाले हैं। मिट्टी मिट्टी में तो मिलेगी ना, तो क्यों उससे दूरी बनानी।
क्यों अपने आप को इतना अलग रखना? कहीं पे भी शुरू कर दें, जहां मन करे बैठ जाएं, लेट जाएं, कुछ भी करें। जरा बच्चे की तरह होके प्रकृति का मजा लें। ना हमें कुछ सीखना है, ना हम यहाँ कुछ सिखाने आए हैं। हम यहाँ पे इस क्षण का आनंद लेने आए हैं, बस। इसलिए कहीं आपके पास कोई नियम नहीं है, कुछ आपको गाइडलाइन नहीं ऐसे बताई जा रही कि ऐसा करना है। बस मैं इधर से शुरुआत हुई, सब अपना अपना रास्ता पकड़ लें। और कोई भी स्टेप आपको ऐसा लग रहा है कि समय पूरा हो गया और वो जारी है, तो आप जारी ही रखना। आप दूसरे की परवाह मत करना कि ये तो टाइम खत्म हो गया और मेरा तो रह गया। नहीं, आप अपना जारी रखो। ये मैं ही कह सकता हूं आपको, और कोई नहीं कह सकता। इसलिए कह सकता हूं कि मैं जानता हूं कि जब ध्यान की प्रक्रिया होती है तो अंदर जब चीजें बदलती हैं उनमें समय लगता है। अब इधर आपका कंपन चल रहा है, दूसरा स्टेप आ गया नृत्य को, और आपको कंपन में मजा आ रहा है, और आपने कहा अब इसको हटाओ, दूसरे पे छन लाके लगाओ। नहीं लगाओ, आप कंपन ही जारी रखो। दूसरा आ गया, आपका नृत्य ही चल रहा है और हम कह रहे हैं कि बैठ जाओ, तो आप नृत्य ही जारी रखो, क्योंकि आपका शरीर और मन उस समय उस चीज को चाह रहा है अंदर से, लेकिन वो बस अंदर से होना चाहिए। तो हमेशा जब भी कोई ध्यान बताया जाता है वो एक गाइडलाइन होती है कि ऐसे ऐसे हमें चलना है। तो सिर्फ इसको गाइडलाइन के रूप में लें, नियम के रूप में ना लें। ठीक है, तो इस भावना के साथ हम कुंडली ध्यान शुरू करेंगे। कुंडलिनी का पूरा प्रयोग 10वें द्वार पे टक्कर मारने का है। कैसे तुम्हारी ऊर्जा, तुम्हारी जीवन शक्ति पहले द्वार से उठे और 10वें तक पहुंच जाए, यही सारी ध्यान का प्रयोग कर रहे हैं। वो ध्यान तुम्हारी ऊर्जा को पहले द्वार से उठाकर 10वें तक ले जाने का मार्ग है। थोड़ा पहले 10 मिनट तुम शरीर को कपाते हो। कपाने का अर्थ है कि जो जो ऊर्जा जहां जहां दबी पड़ी है वो पिघल जाए, थोड़ा थोड़ा दूर दूर फैल जाए, जिससे कि किसी को किसी का आभास ना हो, गतिमान हो जाए, कोई किसी से टकराए ना, और किसी को ये ना लगे मेरे पास कोई खड़ा हुआ है। पूरी ईमानदारी से ध्यान करें। दबी हुई ऊर्जा प्रकट हो जाएगी, बहने लगेगी। फिर दूसरे चरण में नृत्य है। नृत्य का अर्थ है कि जो ऊर्जा अब फैल गई है सब तरफ, वो आनंद भाव में रूपांतरित हो। तुम नाचो जैसे तुम एक उत्सव में हो, कोई रस उतरा है, तुम नाचो आनंद भाव से, क्योंकि जितने तुम आनंदित होते हो उतनी ही ऊर्जा ऊपर उठती है। जितनी ऊर्जा ऊपर उठती उतने तुम आनंदित होते हो। तो अगर तुम मस्त हो गए, नाचने लगे जैसे पूरी मधुशाला पी गए, ऐसा कंजूस का नाच, उससे काम ना चलेगा कि नाच रहे ऐसा जैसे कि बड़ी मजबूरी है कि क्या करें, अब आप हंसे हैं या कि देख लें शायद कुछ हो ना, ऐसे नहीं चलेगा। ऐसा कुनकुना काम नाच रहे जैसे पागल होकर। पागल हुए बिना परमात्मा नहीं मिलता। तुम अपनी बुद्धि से चले तो तुम जहां हो वहीं रहोगे। तुम्हारी बुद्धि से थोड़ा पार जाने की जरूरत है। और जब तुम्हारी पूरी ऊर्जा आनंद मग्न हो गई, ऊपर की तरफ बह रही, आनंद मग्न होने का अर्थ है कि ऊपर की तरफ बह रही, क्योंकि आनंद का भाव ही ऊपर की तरफ बहने से होता है। जितने नीचे बहती उतना दुख का भाव होता है, उतने ही जीवन में नरक उतरता है। इसलिए हम कहते हैं नरक नीचे, स्वर्ग ऊपर। उसका मतलब कुल इतना ही है कि पहले द्वार के साथ जुड़ा है नरक और 10वें द्वार के साथ जुड़ा है स्वर्ग। ऊपर नीचे का और कोई मतलब नहीं। जब तुम्हारी ऊर्जा 10वें द्वार पर खड़े होकर विराट की तरफ बहती, तब तुमने अपने जीवन में स्वर्ग बना लिया। दोनों तुमने छिपे। जब ऊर्जा प्रवाहित हो रही और तुम आनंद मग्न हो, तो ठहर के खड़े हो जाना या बैठ जाना।
ताकि ऊर्जा को अब पूरा मौका मिल जाए प्रवाहित होने का। बैठ जाना उपयोगी है ताकि सिर्फ रीढ़ बचे, सारा शरीर खो जाए, सिर्फ रीढ़ बचे और रीढ़ से ऊर्जा ऊपर जाए और सारी ऊर्जा रीढ़ में संग्रहित हो जाए। फिर लेट जाना है ताकि जो ऊर्जा संग्रहित होकर ऊपर बह रही उसकी और सुगम हो जाए, वो 10वें द्वार पे टक्कर मारने लगे। कुंडलिनी का पूरा प्रयोग 10वें द्वार पे टक्कर मारने का है। पहला चरण संगीत को सुने और उसकी चोट अपने ऊपर होने दे। पूरे ध्यान में आंखें बंद रखेंगे और ऊर्जा कानों पर सुने और कंपन होने दें। इसकी टांग खोलो खोलो। इसमें देख के रहना ठीक आ रहा है। आगे साथ
पीछे वाला हुआ है, मैं कर ले रहा हूँ फुल साइड का कैमरा ये आपकी साइड। ऐसा करो ना, यहाँ से एक बार होके आ जाओ।